एक टॉपिक जो आजकल बहुत ज़रूरी है, इवन दो वी आर फाइनेंस स्टूडेंट्स, बट स्टिल इट वो टॉपिक इज डिक्टेटिंग ऑल ऑफ आवर लाइफ्स। हम सब की लाइफ में उस टॉपिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है साइंस। साइंस, हम जहाँ बैठे हुए हैं, हमारी ट्रैवलिंग, हमारे फोन्स, हमारा इंटरनेट, ये सब कहीं ना कहीं साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, नॉलेज की वजह से लिंक्ड है, कंप्यूटर से लिंक्ड है। कंप्यूटर आफ्टर ऑल साइंस का एक प्रोडक्ट था। तो साइंस पर राइटर क्या बोलता है? साइंस जो है ना, एक नई किस्म का प्रीस्टहुड बनता जा रहा है। इस तरह मजहबी स्कॉलर्स होते हैं ना, इमाम होते हैं, मुफ्ती होते हैं, क्रिश्चियन प्रीस्ट होते हैं, पंडित्स होते हैं, इस तरह कह रहा है जो साइंटिस्ट हैं वो एक किस्म के प्रीस्ट बनते जा रहे हैं। वो आपस में ऐसी जबान में बात करते हैं जो हम कॉमन इंसान नहीं समझ सकता। मिसाल के तौर पे हम लोग बटरफ्लाई बोलते हैं ना, तितली, साइंटिफिक नेम पता है उसका क्या है? उसका नाम है लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा ये बटरफ्लाई का नाम है। इसी तरह अगर आप चीजों के डिफरेंट जो साइंटिफिक नेम्स है वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड है। तो राइटर बोलता है कि ये प्रीस्टहुड बनता जा रहा है और ये साइंटिस्ट हैं, इनकी जबान अलग है, हम लोग इनकी बात नहीं समझ सकते। एक दूसरे के ये दबे लफ्जों से तारीफें करते हैं, दबे लफ्जों से एक दूसरे से जलते भी हैं। हमें उन पर भरोसा करना पड़ता है क्योंकि इनको खुदा का डायरेक्ट एक्सेस है। आफ्टर ऑल यही जानते हैं कि फिजिक्स किस तरह चल रही है, ये कायनात किस तरह चल रही है। मतलब कह रहे हैं खुदा को डायरेक्ट एक्सेस जो है वो राइटर लिंक कर रहा है कायनात के चलने से। इफ यू आर रीडिंग दिस नेचर, एक तरह से आप खुदा की तख्लीक पढ़ रहे हो ना, तो बोल रहे हैं इन साइंटिस्ट को खुदा का डायरेक्ट लिंक है। अगर इन साइंटिस्ट में भी कोई इनफेलेबल लीडर होता, कोई ऐसा बंदा होता जो कभी कोई गलत साइंस कर ही नहीं सकता, तो साइंटिस्ट भी उसको अपना प्रीस्ट बना लेते हैं। साइंस भी एक किस्म का मजहब बनती चली जाती। ऑलरेडी साइंस उतनी ही हमारे माशरे में ज़रूरी हो गई है जितनी एक ज़माने में हमारे इमाम, हमारे पंडित, हमारे प्रीस्ट, हमारे स्टेट हेड्स की तरह के लिए होते थे। जो स्टेट हेड्स थे उन्होंने रिलीजन को यूज करके बहुत कुछ कराया और रिलीजियस अथॉरिटीज ने स्टेट हेड्स को यूज करके बहुत कुछ कराया। ऐसा ही हुआ है ना हिस्ट्री में। अब राइटर बोल रहे हैं साइंटिस्ट स्टेट हेड से बहुत कुछ करा रहे हैं और स्टेट हेड्स साइंस को यूज करके बहुत कुछ करा रहे हैं। आई ऑनर देम। मैं साइंटिस्ट की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि वो एक बात को सच सिर्फ तभी बोलते हैं जब उस चीज को मल्टीपल टाइम्स वो लोग टेस्ट कर चुके हो। मेक सेंस? साइंस इज ऑल अबाउट रिपीटेशन एंड वेरिफिकेशन ना, क्योंकि उनकी जो सच है वो बहुत बहुत एस्टेब्लिश्ड होता है, तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। और उन्होंने ऐसे बहुत सारे मौजज़े किए हैं जो शायद कभी कोई मजहब नहीं कर सकता था। जो नबी आए, नबी से मुराद यहाँ पे रिलीजियस अथॉरिटीज ऑफ द पास्ट है, किसी रिलीजन को डिमीन करना नहीं है। साइंस ने वो काम करके दिखाया जो रिलीजियस अथॉरिटीज ऑफ द पास्ट कभी भी नहीं कर सकती थी। रिलीजियस अथॉरिटीज को बहुत सारी, इस तरह कुछ मजहबों में ये मौजज़ा है कि उनका जो रिलीजियस बंदा था वो बहुत सारी मुख्तलिफ ज़बानें बोल सकता था। तो राइटर कहता है ये रिलीजियस अथॉरिटीज ने तो मौजज़े कर दिए, लेकिन ऐसा मौजज़ा कोई रिलीजियस अथॉरिटी नहीं कर सका कि यूरोप में कोई बोले, पाकिस्तान में कोई सुन ले। कोई क्रिकेट मैच दुनिया के कुछ से कोने में हो रहा है, यहाँ उसका बंदा सुन रहा है। अब तो साइंस और एआई इतना आगे चलेगी, आप लाइव, मैं किसी और जबान में बात करूंगा, आप किसी और जबान में सुन रहे होंगे। कह रहा है ये कभी रिलीजियस टीचिंग्स नहीं है करा सकी, ये साइंस नहीं कराया है। साइंस से हमारी जिंदगी आसान हुई है और इसी वजह से मैं साइंस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन जिस तरह मैं मजहब के बारे में थोड़ा स्केप्टिकल हूं, स्केप्टिकल का मतलब पता क्या होता है? थोड़ा सोचना, थोड़ा क्वेश्चन करना। इसी तरह मैं थोड़ा साइंस पे भी सवाल करता हूं। मैं ये सोचता हूं कि यार ये साइंटिस्ट बोलते हैं कि सूरज हमसे इतना दूर है, मून हमसे इतना दूर है, वो गैलेक्सी हमसे इतनी दूर है, 4 अरब साल बाद इतना होगा, 5 अरब साल बाद इतना होगा। पता नहीं है ठीक है कि भी नहीं है। साइंटिस्ट बोलते हैं यार एक एटम है, एटम आज तक किसी ने कभी कोई एटम देखा है? माइक्रोस्कोप भी एटम्स नहीं देख सकती। हमारी थ्योरीज प्रिडिक्ट करती है एटम कैसा होगा, फिर सब एटॉमिक लेवल पे भी चले जाए। साइंस बोल रही है मुझे ये सब कुछ पता है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ। साइंस सब कुछ बोल रही है, मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ।
मैं चार्ल्स डार्विन को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उसकी जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी, उसने इंसान की बायोलॉजी को देखने का नजरिया ही बदल दिया। लेकिन अब बट आती है मेन चीज, लेकिन रिस्पेक्ट तो बहुत करता हूँ, लेकिन बायोलॉजी ने अभी तक ये एक्सप्लेन नहीं किया एक छोटे से बीज में एक पूरा दरख्त कैसे समोया हुआ होता है। हर ब्रांच में, हर शाख में, हर टहनी में, हर पत्ते में एक ये छोटे से बीज से जो बेजान होता है, कैसे सब कुछ निकल आता है। मैं ये समझता हूं कि बायोलॉजी ने, जिस तरह साइंस की बात हो रही है, इस तरह बायोलॉजी ने हमें थोड़ा मिसलीड कर दिया है। उसने जो नेचर का मार्वल था, जो नेचर का कमाल था, उसको एक मैकेनिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया कि ये बीज है, इसको वो ये निकल आएगा। ये बस सिस्टम का एक नेचर का असूल है। जो उसमें खूबसूरती थी, जो उसमें मिस्ट्री थी, वो साइंस ने खत्म कर दिया। और मुझे साइंस की, जो साइंस आगे बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, उससे मुझे दुख भी बहुत होता है, तकलीफ भी, गुस्सा आता है। क्योंकि बहुत सारी साइंस मैसेकर पे, कत्लो गारत पे और पीस को खत्म करने पे फोकस्ड है। मैं ये मानता हूं कि साइंटिस्ट अच्छाई और बुराई तो नहीं बताते, लेकिन स्टिल हमारे बहुत सारे दरिया, फैक्ट्रियां चल रही हैं, साइंटिफिक रेवोल्यूशन से फैक्ट्रियां चल रही हैं, फैक्ट्रियां हमारा पानी गंदा कर रही हैं। हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वजह से ये फ्यूल जला रहे हैं, अपनी आबो हवा गंदी कर रहे हैं। हम गंदे गंदे अपने खाने में केमिकल्स मिला रहे हैं, जिससे हमारी सेहत खराब हो रही है। इस साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वजह से ये बड़े बड़े जहाज बनाए हैं जो हमारे सरों के ऊपर उड़ते हैं, और मुझे डर लगता है कभी भी मेरे ऊपर गिर जाएंगे। इन सब चीजों की वजह से मुझे साइंस अच्छी नहीं लगती। कभी कभी मैं ये सोचता हूं, शायद वही टाइम अच्छा था जब साइंस इतनी तरक्की नहीं करी हुई थी, हर बंदा गरीब था, हर बंदे की सादी सी जिंदगी थी, और हमें कोई चीज डिस्टर्ब नहीं करती थी अपने गांव के अलावा। बच्चों, गांव का छोटा मोटा बोलता है, ये साइंस ने बताया ना, यूएस में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, ये सब कनेक्ट हो गया ना। राइटर कह रहा है शायद वही जमाना अच्छा था जब मुझे सिर्फ अपने गांव का पता होता था और मैं खुदा की हिकमत और जजमेंट में सब कुछ मानता था। ये साइंस इतनी सारी चीजें जो कनेक्ट कर दी है ना, एक तरह से हमें खुदा से कह सकते हैं दूर ले गई। एक अजीब बात बताऊं आपको, हम समझते हैं कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन से हमारी जिंदगियां आसान होती जा रही हैं, लेकिन अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूं, मैंने पहले भी रेफर किया है, युवाल नोआ हरारी का सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। उसने बताया कि सबसे ज्यादा इंसान फ्री जो थे ना, सबसे कम काम करते थे जब वो हंटर गैदरर्स थे, जब वो जानवरों को मार के खाते थे। फिर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आई, हमने एग्रीकल्चर शुरू किया, हमारी लाइफ पहले से ज्यादा बिजी हो गई। फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, हमारी लाइफ सबसे ज्यादा बिजी हो गई। कह रहा है इस जमाने की आवाम सबसे ज्यादा मेहनत करती है, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स भी सबसे ज्यादा है। हम लोगों के पास ना प्रोडक्ट सबसे ज्यादा है खाने को, इस्तेमाल करने को, लेकिन सबसे ज्यादा काम भी हम कर रहे हैं, और शायद सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड और मजलूम, सबसे ज्यादा गुलाम भी हम बन चुके हैं। मिसाल के तौर पे एक जो हंटर गैदरर था, वो दिन में 4-5 घंटे हंटर गैदरिंग करके रात में खा के सो जाता था, उसको इतना मसला ही नहीं था। हमारी जिंदगी क्या है, इतनी दफा पहले ही बात हुई है, सुबह 1.5 घंटा ट्रैवलिंग, 9 घंटे जॉब, वापसी में 2 घंटे ट्रैवलिंग, 12 घंटे निकल गए भाई, क्या बचा है? अब अपने लिए क्या जी रहे हो? तो राइटर कहता है शायद साइंस ने हमारी जिंदगियां खराब ही करती है। इन माय यूटोपिया, अगर मैं आइडियल लाइफ सोचूं, मतलब बिल्कुल परफेक्ट लाइफ सोचूं अपनी फैमिली के लिए और सारे फलसफियों के लिए भी। जो फलसफी होते हैं वो बोलते हैं हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ सोचेंगे। राइटर बोलते हैं हर इंसान के लिए, अपनी फैमिली के लिए, फलसफियों के लिए, तो मैं अपनी दिन का आधा टाइम गार्डनिंग में लगाऊं और ये एसेंशियल कर दूं कि हर फैमिली अपनी सब्जी खुद उगाए। उसके घर के पास एक छोटी सी जमीन है, वो अपनी सब्जी खुद उगाए। और वैसे आपको पता है, अगर आप लोगों के पास गार्डनिंग का टाइम, अपने पौधे खुद उगा रहे हैं ना, ये बहुत एक मतलब एक तरह से एंटी डिप्रेसेंट सा काम करता है अगर आप इस तरह किसी हॉबी में इन्वॉल्व हैं। लेकिन इंसान की नेचर कॉम्पिटिटिव है, वो लालची है, जिसकी वजह से ये कभी हो नहीं सकता कि हर बंदे के पास छोटा छोटा अपने घर में गार्डन हो। फिर हमने जो पिछली टॉपिक में बात करी, वो दोबारा फिर आ रही है। और उसके साथ साथ अभी हम यूटोपिया की बात कर रहे हैं। यूटोपिया आइडियल जिंदगी, सबके पास अपना गार्डन हो। मैं अपने एजुकेटर्स को ये बताऊं, टीचर्स को ये बताऊं
कि वो अपनी बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को हेल्थ के बारे में और अपनी बॉडीज के बारे में बताएं। मैंने कोशिश किया आप लोगों को कुछ ना कुछ इस क्लास में उसके बारे में जरूर बताऊं। अपने डॉक्टर्स को प्रिवेंटिव मेडिसिन का बताओ, ये बात भी हमने करी है। इट्स बेटर टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अवॉइड द मेडिसिन, ये बात हमने करी है ना भाई, याद है। एट द सेम टाइम मैं ये भी चाहता हूं कि जो बेसिक हेल्थ है वो हर बंदे को मिनिमल कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाए। ये बात ना वैसे पता है, और ये बोलते हैं यूरोप में बहुत अच्छा है, मैं ये बात समझता हूँ। थोड़ा सा हम टेंशन में जाएंगे, राइटर सिर्फ हेल्थ की बात कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज है ना, दिस शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। बेसिक नेसेसिटीज की बात करो। बेसिक नेसेसिटीज में क्या है? आपकी हेल्थ। अगर आप जिना मेडिकल में जाते हैं, आप जिना में जाते हैं, आप अब्बासी में जाते हैं, सिविल में जाते हैं, आप जलीलो खरार ना हो, यू आर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, ये आपका पहला राइट है। नंबर 2, आप भूखे ना सोए, ये आपका दूसरा राइट है। तीसरा राइट आपका कम से कम आपके पास एक छत हो, रोटी कपड़ा मकान। इसको आप थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इनफैक्ट जो इस्लामिक लॉ है, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ना इस्लामिक की, उसके कुछ बेसिक असूल है। उनमें से एक असूल ये भी है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ सेंटिटी और इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट। मिसाल के तौर पे इन पाकिस्तान, इफ यू आर नॉट रिच यू आर नॉट ह्यूमन, राइट। मेरे हिसाब से यू ऑट टू बी ट्रीटेड टू विद रिस्पेक्ट वेदर यू हैव मनी और नॉट। राइटर के यूटोपिया में कुछ चीजें हैं, मैं अपने यूटोपिया में चीजें कुछ ऐड करूंगा। एजुकेशन भी, बिल्कुल एजुकेशन भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं इसमें कि भाई जो बंदा काम नहीं कर रहा, जो बंदा लेजी है, उसको हम क्यों खाना खिलाएं, उसको हम क्यों मेडिकल दें। आई अंडरस्टैंड। देखो दुनिया में जब तक आप लोग जिंदा हो ना, आपको परफेक्शन नहीं मिलेगी। देयर विल ऑलवेज बी फ्री राइडर्स, हमेशा होंगे जो ना दूसरों से नोच के खाने को चाहेंगे, और हमेशा ऐसे होंगे जो इंसान होंगे। आप में से मेजॉरिटी, आप में से हमारी क्लास में अगर 30 लोग हैं, इसमें से मेजॉरिटी क्रिमिनल्स नहीं है, ठीक है। अगर हमारी स्टेट आपको कुछ बेसिक चीजें दे दे, वो लोग जो क्रिमिनल बन सकते हैं वो बनने से बच जाएंगे। मेक सेंस। जोकर मूवी किस किसने देखी है? देखिए जोकर मूवी। उस जोकर मूवी का थीम क्या है? वो शरीफ आदमी होता है, सोसाइटी की बगैरती की वजह से बुरा बनता है। मेक सेंस। चलो, हम साइंस जो भी सॉल्यूशन निकालेगी, कोई एक नया मसला खड़ा कर देगी। मिसाल के तौर पे साइंस ने एटम बम बना दिया, उससे कुछ कंट्रीज को पावर तो दे दी, लेकिन कुछ कंट्रीज को बिल्कुल बेबस कर दिया। बम मारा, कंट्री खत्म। साइंस ने टिकटॉक और ये मूवीज तो बना दी, लेकिन उसका नुकसान क्या किया है कि हमारी पूरी जनरेशन का फोकस लेवल 0 है। हम लोगों से किसी चीज पर फोकस नहीं होता, हम लोग डोपामाइन एडिक्टेड लोग हो गए। ये हमारा मसला है। यही वजह है जिसकी वजह से, इस वजह से बेसिक देखा जाए तो आसानी है, लेकिन इसका नुकसान भी है। आपने एक सॉल्यूशन क्रिएट किया, खुशी क्रिएट करी, सुकून क्रिएट किया, सिक्योरिटी क्रिएट करी अपने लिए एटम बम बनाकर, लेकिन आपने एक मुसीबत भी खड़ी कर ली। आपने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, फिर आपने जेनीवा कन्वेंशन कराई कि न्यूक्लियर वेपन्स को यूज नहीं करेगा। एक सॉल्यूशन किया, मसला भी खड़ा कर दिया। अगर, और हमने ये मसले अब इतने बड़े होते जा रहे हैं कि इफ दिस मसले गेट आउट ऑफ कंट्रोल, तो हम शायद वापस पुराने जमानों में चले जाए। हम ये जो न्यूक्लियर वॉर है, आपको पता है स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना है किसी ने? सुना है? रिसेंट उसने बोला था वन ऑफ द वेज ह्यूमैनिटी कुड एंड इज थ्रू अ न्यूक्लियर वॉर। तो राइटर बोलता है ये साइंस ने आपको इतनी पावर दे दी है कि अगर वॉर हुई तो आप शायद पुराने जमाने में चले जाओ, पत्थरों के जमाने में, सब साइंस सब कुछ खत्म हो जाए। और उसकी वजह से शायद अगर ये तबाही हुई, सब कुछ हुआ, शायद साइंस खत्म हो जाए, वापस से मजहब आ जाए, और इंसान साइंस को लानत दे कि उसने एक मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को अपनी टेक्नोलॉजी से ही खत्म कर दिया। आई समझ बात? साइंस सॉल्यूशन क्रिएट करती है, साथ साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हमने मिसाल ली न्यूक्लियर वेपन्स की।
न्यूक्लियर वेपन्स का अगर मिसयूज हुआ तो हो सकता है ह्यूमैनिटी 90-95% तबाह हो जाए। अगर इतनी ह्यूमैनिटी तबाह हो जाएगी तो साइंस इन इटसेल्फ खत्म हो जाएगी। अगर साइंस खत्म हो जाती है तो शायद मजहब वापस आए और जो इंसान बचे वो साइंस को लानत दे कि इसकी वजह से तो पूरी इंसानियत ही मर गई है। वी स्टिल नीड, अब मिसाल, आपको एक मिसाल देता हूँ। हिस्ट्री में एक एक्सीडेंट हुआ है, चेरनोबिल का एक्सीडेंट, या शर्नोबिल का एक्सीडेंट के बारे में पता है? पता है किसी को? रशिया में जो एक्सीडेंट हुआ, पता है आप लोगों को? एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वहां पे कोई मेल फंक्शन हुआ। आज तक वो चीज प्रॉपरली यूजेबल नहीं है, उसकी वजह से लोगों को बीमारियां हो रही है, मतलब कैंसर हो रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट्री देखें आप लोग जाके, दैट डॉक्यूमेंट्री विल टेल यू द डिस्ट्रक्टिव पावर। सोवियत में ही था ना वो। आप लोग हिरोशिमा और नागासाकी में देखें वो जो बम का कितना पावर है। जो ओपनहाइमर मूवी आई थी ना, उसमें कुछ सीन्स निकाल के वो मूवी देखे आप लोग, सही है? कुछ सीन्स उसमें उल्टे सीधे डाले ना, बहुत ज्यादा, मूवी देखे। उसमें बोलता है जो ओपनहाइमर जो मेन बंदा है ना, साइंटिस्ट है, वो बोलता है आई हैव बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। मतलब उसने कहा अबे ये मैंने क्या चीज बना दी है। और आपको पता है आफ्टर मेकिंग दिस बॉम्ब वो कोशिश करता था कि ये बॉम्ब यूज ना हो, इतनी उसने तबाहकुन पावर इस दुनिया में अनलीश कर दी थी। वी नीड मोर नॉलेज, इंसानों को ओवरऑल ज्यादा नॉलेज की जरूरत है और हमें साइंस पे मजीद स्ट्रेस देना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल चैलेंजेस हमें ये फोर्स कर रहे हैं। भाई देखो सिंपल बात है, अगर हमारी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो पाकिस्तान के पास भी होना चाहिए। हमारी इंटरनेशनल चैलेंज हमें फोर्स करते हैं तो हमें साइंस पे तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, हमें नॉलेज क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन नॉलेज के साथ साथ वी नीड समथिंग मोर देन नॉलेज, वी नीड विजडम एंड कैरेक्टर। नॉलेज तो हो, वी नीड विजडम एंड कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है? अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है लेकिन सुपर्ब लेवल की है। कैरेक्टर इज द रैशनल हार्मनी एंड हायरार्की ऑफ डिजायर्स इन कोऑर्डिनेशन विद कैपेसिटी। देखो आप सब लोगों में कैपेसिटीज है, आप सब लोगों की कुछ ना कुछ करने की सलाहियत है, कुछ सलाहियत कम है ज्यादा है, कुछ सलाहियत कम है ज्यादा है। राइटर बोलता है आपकी इन सलाहियतों को और आपकी वैल्यूज को आप किसको अच्छा बुरा समझते हैं, जिसको अच्छा बुरा समझते हैं, इसमें एक रैशनल कनेक्शन हो, आप अच्छा बुरा जो समझते हैं और जो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और इसमें एक हायरार्की हो, प्रायोरिटाइजेशन हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं राइटर की इस डेफिनेशन को थोड़ा बढ़ाऊं, आई वैल्यू स्टडिंग अ लॉट, तो मैं इसको खेलने कूदने के ऊपर प्रायोरिटाइज करूंगा, तो दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ माय कैरेक्टर। आई वैल्यू ट्रूथफुलनेस अ लॉट, तो आई विल प्रेफर इट ओवर मीनियल गेन्स, कुछ पैसा कमाने के ऊपर मैं उसको प्रेफर करूंगा, तो दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ माय कैरेक्टर। और पता है आपको, अगर आप लोग समझोगे ना, अगर आप लोग समझ लो कैरेक्टर डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टर है क्या चीज, तो आप सब लोगों को अपने आप को डिफाइन करने में आसानी होगी। आपको पता है अगर आप लोगों को सेल्फ नॉलेज हो, अपने बारे में पता हो, तो ये अगर जो आईक्यू टेस्ट होते हैं ना उसमें आपको एडिशनल पॉइंट्स होते हैं इसके बकायदा, इंटरनेशनली जो होते हैं, पाकिस्तान में पता नहीं क्या चीज है। आप लोग अपने आप को पहचानो, अपने कैरेक्टर को समझो। राइटर क्या बोलता है, टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक नॉलेज के साथ साथ पहला कैरेक्टर है, दूसरा विजडम है। अब विजडम क्या है? विजडम इज द एप्लीकेशन ऑफ एक्सपीरियंस, तजर्बे को प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करना और यह समझना कि हम जो देख रहे हैं, हम जो फील कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी रियलिटी का छोटा सा पार्ट है। दो चीजें हिकमत क्या है? तजर्बे से सीखना और जो आपके सामने है ना उसको उसकी औकात में रखना, एसेंशियली। ठीक है, मिसाल के तौर पे लोगों का एग्जाम फेल हो जाता है तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। विजडम इज दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, यू ट्राइड, मूव ऑन। अभी आप लोग छोटे हो, मुख्तलिफ किस्म के आप लोग प्रॉब्लम्स देखोगे, फैमिली के मसले, अपनी फैमिली के मसले, अपनी फैमिली बनाने के लिए मसले, जॉब के मसले, फिर जब और बड़े हो गए बच्चों के मसले। मैं आपको लिटरली बताऊं, मैंने
मैंने अपनी लाइफ में ना जो सबसे तकलीफ दे चीजें है ना मेरी लाइफ में, वो मैं समझता हूँ सिर्फ 2-3 है। मेरी लाइफ में सबसे जो टफ तरीन टाइम था ना, वो सिर्फ 2-3 चीजें हैं। मैं बोलता हूँ यार इससे ज्यादा तकलीफ मैंने आज तक कभी नहीं देखी है। और उसमें से एक तकलीफ वो है जो मेरी बच्ची को इंजेक्शन लगा था खून लेने के लिए, 30 सेकंड का था और वो जिस तरह रोई थी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो व्हाट विजडम सेज, यू नीड नॉलेज, राइटर सेज यू नीड नॉलेज, आपको साइंटिफिक एक्यूमेन होना चाहिए, बट यू नीड करेक्टर एंड विजडम एट द सेम टाइम। करेक्टर इज डिफाइन योर वैल्यूज, प्रायोरिटाइज देम, किस चीज को मैनिपुलेट कर। नंबर 2, सी थिंग्स एज दे आर, कीप देम इन देयर औकात।